Hello students, welcome to our YouTube channel आधुनिक JEE and Initiative of Aadharan Digital Classes। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, जिसमें हम लोगों ने कवर किया था फील्ड ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, साथ में देखा था फील्ड ऑफ लाइन चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है, और सरफेस पर किसी कंडक्टर की सरफेस पर फील्ड की वैल्यू कैसे लिखी जाती है, और फील्ड ड्यू टू चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट, और इसके कुछ एग्जांपल भी हम लोगों ने देखे थे कि चार्ज अगर इंड्यूस्ड होता है तो उसकी कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, साथ में पढ़ेंगे फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर, फील्ड नियर यूनिफॉर्मली वॉल्यूम चार्ज प्लेन जिसकी थिकनेस दी गई होगी, फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। इन सब चीजों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं फर्स्ट हेडिंग, दैट इज फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज। तो फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज को पढ़ने से पहले हमें डिसाइड करना होगा कि उसके अंदर फील्ड कितनी होगी, बाहर फील्ड कितनी होगी और उसके सरफेस पर फील्ड कितनी होगी। वैसे इनके हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं जब हम लोग पढ़ रहे थे फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इंटीग्रेशन से किया था इनको। तो अगर हम लोग पहले पॉइंट को डिस्कस करें, पहला पॉइंट क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। अगर ये स्फीयर बना है, इसमें चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। इसके अंदर अगर एक कोई पॉइंट लिया जाता है, मान लेते हैं यहां पर कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट लिया गया है, यहां पर पॉइंट है P, सपोज P पॉइंट है ये, इस P पॉइंट के ऊपर फील्ड निकालना है। तो इस P पॉइंट पर फील्ड निकालने के लिए हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, और वो गॉसियन सरफेस कैसा होगा तो हम लोगों को पता है कि जब भी स्फीयर के लिए गॉसियन सरफेस खींची जाती है तो वो भी स्फेरिकल होती है। यहां से डिस्टेंस, इसके सेंटर से डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी है, वो है स्मॉल r, और इसकी रेडियस जो दे रखी पहले से वो है कैपिटल R, ये ऐसा दिया गया है, ये कैपिटल R दे रखी है, और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके वॉल्यूम में कुछ इस तरह से, कुछ ऐसा। और इसकी जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दे रखी है। तो अगर P पॉइंट पर हमें फील्ड की वैल्यू चाहिए तो हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। गॉस थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम कहती है क्लोज इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर या ds वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखते थे हम लोग, तो यहां पर लिखा जाता था टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिखा करते थे। अब अगर हम लोग यहां P पॉइंट के ऊपर एक छोटी सी सरफेस बनाए तो इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा dA वेक्टर, और साथ में फील्ड भी इधर आएगा। क्यों? क्योंकि अंदर कैसा चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से अवे फील्ड बनता है। तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री, और E की वैल्यू कांस्टेंट भी रहेगी सरफेस के ऊपर। तो अगर E को बाहर निकाल लेते हैं, cos 0 1 हो जाएगा, तो ये क्लोज इंटीग्रल कहां चला जाएगा, dA के ऊपर, और यहां लिखेंगे क्यों, इनक्लोज डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा। अब अगर dA की वैल्यू लिखी जाए तो dA का मतलब क्या होगा, जो भी हम लोगों ने गॉसियन सरफेस खींची है, ये कैसी सरफेस है, गॉसियन सरफेस से खींची गई, ये गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा, दैट विल बी 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बनेगा, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड। क्यू जो अंदर होगा वो कितना होगा, तो हम लोगों को पता है, अंदर मान लेते हैं क्यू दिया गया है, तो क्यू इनसाइड जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा रो इनटू अंदर का वॉल्यूम। अंदर का वॉल्यूम कैसे लिखा जा सकता है, तो अंदर का वॉल्यूम हम लोग लिखेंगे 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब, ऐसे लिखा जाएगा वॉल्यूम। अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये हो गई क्यू इनसाइड की वैल्यू, पढ़ा था रो इज इक्वल टू होता है क्यू डिवाइडेड बाई में वॉल्यूम। इसी फार्मूले का यूज करेंगे तो रो हो जाएगा इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू लिखा जाएगा क्यू इनसाइड। अगर ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 1/एप्सिलॉन नॉट को अलग लिख देते हैं, क्यू इनकी वैल्यू बनेगी रो इनटू में 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब बन जाएगा। अब सॉल्व कर देते हैं इसे, तो क्या मिलेगा, यहां से 4 पाई से देखो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहां r स्क्वायर से एक r बच जाएगा ये, तो E की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, रो इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाय में क्या बनेगा, 3 एप्सिलॉन नॉट बनेगा। याद होगा यही रिजल्ट आया था, और इसमें देखा था कि जो E होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के। तो जब भी कभी भी हमें किसी सॉलिड स्फीयर है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसके अंदर अगर कोई पॉइंट कंसीडर किया जाए, तो अगर अंदर कोई पॉइंट प्रेजेंट होता है तो उसके लिए जो फील्ड होता है लीनियरली आगे की तरफ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाती है।
पहले क्या किया गया है, ई डॉट डी ए किया गया, ई कांस्टेंट होने की वजह से बाहर चला गया, cos 0 बनेगा 1, तो इंटीग्रेशन किस पर जाएगा, डीए के ऊपर, डीए का मतलब टोटल सरफेस एरिया, और जो यहां पर गॉसियन सरफेस चूज की गई उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, स्फेरिकल होने की वजह से 4 पाई आर स्क्वायर होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनसाइड की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे हम लोग, क्यू इनसाइड इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब बनेगा, वो वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ई की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से फार्मूला निकल के आया है ई इनसाइड इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, रो स्मॉल आर डिवाइडेड बाय में 3 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से हम लोग लगाएंगे इसे। दूसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द चार्ज स्फीयर, बाहर अगर कोई पॉइंट होगा तो उस पर फील्ड कितनी लिखी जाएगी, तो बाहर पॉइंट एक कंसीडर करते हैं कुछ इस तरह से, ये हमारे पास स्फीयर दे रखा है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है कुछ इस तरह से, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी रो दे रखी है, रेडियस दे रखी है आर दे रखा है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या दे रखी है, वो रो दे रखी है। तो अगर यहां पॉइंट हो, जैसे मान लेते हैं पी पॉइंट अब यहां कहीं पर है, तो इससे जाने वाला हमें एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, और ये गॉसियन सरफेस कैसा होगा, तो ये गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल होगा। मान लेते हैं ये गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो स्मॉल आर लिखी गई है, तो अगर पी पॉइंट पर हमें फील्ड चाहिए तो पी पॉइंट पर छोटा सा एरिया लेंगे तो डीए वेक्टर बाहर की तरफ आएगा, और प्लस चार्ज अंदर होने की वजह से फील्ड भी बाहर की तरफ बनेगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इस बाहर वाली गॉसियन सरफेस, जो ये गॉसियन सरफेस है, इसके लिए क्या लिखना है, गॉस लॉ लिखना है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, यहां लिख देंगे। क्यू इनक्लोज्ड क्या होगा, टोटल क्यू होगा, तो क्या लिख सकते हैं, ई की वैल्यू बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट होगी, और cos 0 होगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो cos 0 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन किस पर जाएगा, डीए के ऊपर। क्यू इनक्लोज, इसके अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो क्यों होगा, मान लेते हैं यहां पर अगर टोटल चार्ज क्यू दिया गया है तो क्यू रख लेंगे, तो यहां पर हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट। अगर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इसके वॉल्यूम के अंदर, तो यहां से बनेगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बनेगा, गॉसियन सरफेस का एरिया हो जाएगा ये, तो 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, तो वही रिजल्ट निकल के आएगा जो कि पॉइंट चार्ज की वजह से होता है, क्यू डिवाइडेड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहां से ई देखो क्या निकल के आ रहा है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल के आ रहा है। तो इस तरह से वैल्यू लिखी जा सकती है। ठीक है, अब यहां पर एक ये आउटसाइड पॉइंट हो गया, यहां पर हम लोगों ने अभी बात किया इनसाइड पॉइंट हो गया, लेकिन सरफेस पर वैल्यू लिखी जाए तो कितनी लिखी जा सकती है, तो यहीं पर लिख देते हैं एट सरफेस। सरफेस पर वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, तो एट सरफेस स्मॉल आर किसके बराबर होगा, कैपिटल आर के बराबर होगा। स्मॉल आर अगर कैपिटल आर के बराबर होगा तो ई जो सरफेस पर लिखा जाएगा दैट विल बी क्यू डिवाइडेड बाई में ऐसे ही रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे। अब अगर हम लोग यहां पर फिगर बनाए एक, इसका ग्राफ जो कि एक बार हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं, कैसा था, कुछ इस तरह का ये ग्राफ है। जब हम यहां से बढ़ते हैं इधर की तरफ तो ये ग्राफ लीनियरली बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा, और लीनियरली बढ़ेगा कहां तक बढ़ेगा, यहां कहीं तक मान लेते बढ़ रहा है। ये कौन सा पॉइंट होगा जहां तक बढ़ेगा, तो हम लोगों को पता है ये वैल्यू होगी स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, क्योंकि इधर आर लिख रहे हैं और इधर क्या लिखा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जा रहा। अब यहां से वैल्यू देखेंगे तो यहां ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आर के, और ये वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू कितनी लिखी गई है, दैट इज क्यू डिवाइडेड बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। फिर क्या होगा इसके बाद, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू होके यहां पर घटने लगेगा, तो यहां पर ई आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल के आएगा। ये ग्राफ एक बार और ड्रॉ कर चुके हैं, दोबारा ड्रॉ कर लिया। तो अगर सॉलिड स्फीयर होता तो ग्राफ कुछ इस तरह से आता, पहले लीनियरली बढ़ेगा। अगर यहां पर हम लोग ड्रॉ करें, ये कुछ ऐसा ड्रॉ करें, तो जब तक हम लोग सरफेस पर रहेंगे, ये सेंटर है इसका,
यहां से यहां ये इसकी रेडियस आर है। तो जैसे जैसे इसके सेंटर से बढ़ने की कोशिश करेंगे लीनियरली ये बढ़ेगा, उसके बाद में क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी सरफेस पर, उसके बाद फिर ये घटने लगेगा। अगले डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला डेरिवेशन, फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर। अगर कोई चार्ज सिलेंडर होता है यूनिफॉर्मली चार्ज, तो उसकी वजह से हम लोग फील्ड की वैल्यू कैसे लिख पाते हैं, तो बनाते हैं, यहां पर एक सिलेंडर बनाते हैं ऐसा कुछ, ये कोई सिलेंडर बनाया गया है, ये सिलेंडर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो लिख लेते हैं। और पहला पॉइंट हम एक एक करके सारे पॉइंट पर लिखते हैं। तो इनसाइड पॉइंट पर अगर कोई पॉइंट लिया जाए, ये इसकी एक्सेस है, बना लेते हैं यहां पर, ये सिलेंडर की एक्सेस दी गई है, ये सिलेंडर की एक्सेस हो गई। इस एक्सेस से कुछ डिस्टेंस पर पॉइंट है जहां पर हमें फील्ड की वैल्यू निकालनी है। यहां से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया गया है सेंटर से, मान लेते हैं यहां कहीं पर स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया गया है जिसकी वैल्यू लिखी गई है, नाम लिखा गया है P। इस P पॉइंट पर हमें फील्ड चाहिए। तो ये क्या है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर का जो गॉसियन सरफेस होगा वो भी क्या होगा, सिलेंड्रिकल ही होगा। तो हम लोग एक सिलेंडर यहां पर और बनाएंगे दूसरा, जो हमारी गॉसियन सरफेस का काम करेगा। तो ये गॉसियन सरफेस हो गई। मान लेते हैं इस गॉसियन सरफेस की लेंथ कितनी दे रखी है, वो L दे रखी है, ठीक, रेडियस R है ही पहले से। तो अगर यहां पर कोई पॉइंट लिया जाता है, यहां पर कोई पॉइंट अगर हम लेते हैं तो उसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा, डीए वेक्टर, और अंदर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है तो उसका एरिया वेक्टर भी बाहर बनेगा। लेकिन ऊपर वाले का जो बनेगा डीए वो ऊपर बनेगा, और जो फील्ड बनेगा वो इधर बनेगा। सिमिलर यहां पर भी होगा, एरिया वेक्टर नीचे बनेगा डीए, फील्ड बनेगा वो राइट साइड में बनेगा। तो इससे तो कोई फ्लक्स लिंक होगा नहीं। तो अगर इससे कोई फ्लक्स नहीं लिंक होगा तो कर्व सरफेस से फ्लक्स लिंक होगा। और कितना लिखा जा सकता है, तो अगर हम लोग यहां पर अलग अलग पॉइंट करके लिखें, इनसाइड, अगर इनसाइड पॉइंट पर लिखते हैं तो गॉस थ्योरम सबसे पहले लिखेंगे इनसाइड पॉइंट के लिए, क्या लिखी जाएगी, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए डायरेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि cos 0 यहां पर लिख देते हैं, चलो cos 0 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। क्यू इनक्लोज्ड क्या लिखा जाएगा, तो रो इनटू लिखा जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना लिखा जा सकता है, जो अंदर गॉसियन सरफेस बनाई गई है, तो उसकी वैल्यू लिखी जाएगी यहां पर, वॉल्यूम को लिखते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू में एल लिख देंगे, ठीक, समझ में आ रहा होगा। और डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या लिखा जाता है, पाई आर स्क्वायर एच, एच का मतलब क्या है, एल। तो जो अंदर गॉसियन सरफेस बनाई गई है ये उसका वॉल्यूम लिखा गया है। अब क्या करना, सॉल्व करना। तो ई तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। इंटीग्रेशन किस पर जाएगा, तो डीए के ऊपर जाएगा। तो डीए का इंटीग्रेशन क्या लिखा जाएगा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, एच मतलब एल, ये होता है कर्व सरफेस सिलेंडर का। तो यहां बन जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल, और डिवाइडेड बाई में क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। सॉल्व कर देते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा, देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल होगा। तो यहां से जो ई मिलेगा इनसाइड पॉइंट पर वो वैल्यू लिखी जाएगी रो इंटू आर डिवाइडेड बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। अब अगर आउटसाइड पॉइंट पर चलते हैं, आउटसाइड पॉइंट पर बी पॉइंट है, आउटसाइड द सिलेंडर। तो आउटसाइड द सिलेंडर जब हम लोग जाएंगे तो कैसा लिख सकते हैं, फिर से सिलेंडर बनाते हैं, कुछ इस तरह का सिलेंडर बना हुआ है, थोड़ा पास में ले आते हैं इसे, कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक। अब हम लोगों को यहां पर पॉइंट अब की बार बाहर कंसीडर करना। तो मान लेते हैं पी पॉइंट यहां है, तो पी पॉइंट से जाने वाला एक सिलेंडर बनाओ, पी पॉइंट से जाने वाला एक सिलेंडर बनाओ। तो ये हो गया पी पॉइंट से जाने वाला एक सिलेंडर, ये हो गया पी पॉइंट से जाने वाला सिलेंडर। तो अगर ये पी पॉइंट से जाने वाला सिलेंडर होगा, यहां पर ये इसकी एक्सेस हो जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, वो स्मॉल आर है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस इसकी पहले से कैपिटल आर दे ही रखी है। अब हम लोगों को करना क्या है, यहां पर गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो जो ऊपर सरफेस और नीचे सरफेस, इनसे तो कोई फ्लक्स लिंक होगा नहीं, कर्व सरफेस से फिर से फ्लक्स लिंक होगा। तो इसके लिए हम लोग दोबारा से गॉस थ्योरम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे गॉस थ्योरम, तो ई निकल के आएगा, ए निकल के आएगा, तो ए को डायरेक्ट लिख देते हैं 2 पाई आर एच, एच मतलब एल, ये मान लेते हैं एल है,
जो गॉसियन सरफेस ली गई एल है, और डिवाइडेड बाय में क्यू इनक्लोज्ड लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा रो इनटू एरिया वॉल्यूम इसका, लेकिन वॉल्यूम वो लिखा जाएगा जिसमें चार्ज है, चार्ज तो सिर्फ इस वाले में है, इसके बाहर तो कोई चार्ज है नहीं, तो यहां पर वॉल्यूम क्या लिखा जाएगा, एल लेंथ के सिलेंडर का वॉल्यूम, तो इसे लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर में क्या लिखा जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर इंटू में एल डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। यहां तक सिलेंडर है, यहां तक सिलेंडर, इसके बाहर सिलेंडर नहीं तो कोई चार्ज नहीं होगा, इसका मतलब यहां एल लेंथ में जितना सिलेंडर ये अंदर आ रहा होगा उसके ऊपर जो चार्ज लिखा जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल लिखेंगे। अब यहां से देखो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, पाई से देखो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ई की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है, ये बन जाएगा रो इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय में बनेगा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, देखो स्मॉल आर यहां रह जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसे लिख देते हैं 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर बनेगा 1 बाई आर, ये ई की वैल्यू आएगी, तो ई जो आउटसाइड लिखा जाएगा, आउटसाइड उसे क्या लिखा जा सकता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल के आएगा, मतलब जैसे जैसे बाहर की तरफ बढ़ते जाएंगे फील्ड की वैल्यू 1 बाई आर के साथ घटती जाएगी। तो ये तो आउटसाइड पॉइंट हो गया। यहीं पर बात कर लेते हैं सी पॉइंट एट सरफेस, कि सरफेस पर ये वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है। तो सरफेस पर जब हम लोग जाएंगे तो क्या लिखेंगे, गॉसियन सरफेस खुद सिलेंडर बन जाएगा, और गॉसियन सरफेस खुद सिलेंडर बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, ई इंटू, यहां से क्या लिख सकते हैं 2 ई इंटू 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, रो इंटू पाई, यहां पर लिखेंगे आर स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट, जो वैल्यू यहीं सेम लिखी गई, बस यहां स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर हो जाएगा क्योंकि पी पॉइंट अब सरफेस पर आ चुका होगा। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे, देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ई की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है, रो, यहां पर आर से आर भी एक कैंसिल हो जाएगा, ये आर से आर कैंसिल होगा, तो यहां पर लिखा जाएगा रो इंटू आर, और डिवाइडेड बाय में बन जाएगा 2, यहां पर बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस पर ये वैल्यू लिखी जाएगी जो कि कांस्टेंट निकल के आ रही है। तो इनसाइड पॉइंट पर देखो यहां फील्ड जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आर के, सरफेस पर कांस्टेंट है, सरफेस के बाहर 1 बाई आर से घट रहा है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, फिगर बना सकते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। वो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, इधर आर दिया गया है, इधर ई दिया गया है, ठीक है। सिलेंडर बना हुआ है, सिलेंडर बना भी लेते हैं, मान लेते हैं कुछ इस तरह का सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है। यहां से यहां तक की रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो जब हम यहां से बढ़ने की कोशिश करेंगे, यहां से बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये लीनियरली बढ़ेगा सरफेस तक, तो सरफेस तक तो ये लीनियरली बढ़ेगा ऐसा। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर के, उसके बाद सरफेस पर मैक्सिमम होगा, फिर घटने लगेगा 1 बाई आर से, तो 1 बाई आर से घट रहा होगा। तो इस तरह से सिलेंडर का भी बनेगा। अब इसके बाद अगले डेरिवेशन की तरफ बढ़े, यहां सेंटर से जा रहे थे, लीनियरली बढ़ रहा था, फिर मैक्सिमम हो रहा था, फिर 1 बाई आर के अकॉर्डिंग घट रहा था। यहां पर एक प्लेन के लिए अगर यह डिराइव किया जाए कि अगर फील्ड नियर यूनिफॉर्मली वॉल्यूम चार्ज प्लेन, अगर कोई प्लेन कंसीडर करें हम लोग, जैसे यहां पर कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन दिया गया है ऐसा, ये कोई प्लेन है, और इसके अंदर बाहर और इसकी सरफेस के ऊपर अलग अलग पॉइंट्स लिए जाते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, इसकी थिकनेस क्या दे रखी है, डी दे रखी है, और इसके अंदर अगर कोई पॉइंट लिया जाता है तो उस पॉइंट से जाने वाला हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। कुछ इस तरह का गॉसियन सरफेस होगा। मान लेते हैं ये इसकी एक्सेस दे रखी है, प्लेन की एक्सेस है ये, तो यहां से डिस्टेंस यहां तक की कितनी है, स्मॉल आर दे रखी है। गॉसियन सरफेस की बात करें तो क्या होगा, इसके अंदर जो चार्ज प्रेजेंट होगा उसकी वजह से जो फील्ड बनेगा वो तो राइट साइड में बनेगा, इधर लेफ्ट साइड में बनेगा। तो इस वाले पोर्शन का एरिया हम लोग मान लेते हैं कि ए है, और इधर वाला पोर्शन जो बनेगा उसका भी एरिया कितना लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा। अब अगर हम लोग यहां पर गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, इनसाइड पॉइंट पर, इनसाइड पॉइंट पर क्या लिखा जा सकता है, तो ई इंटू ए,
इस सरफेस का E इंटू ए लिखा जाएगा, इधर वाली सरफेस का E इंटू ए लिखा जाएगा, 2E इंटू ए बनेगा, cos 0 की वैल्यू 1 रहेगी। यहां पर लिखेंगे रो क्या है इसकी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है, इंटू में इसका वॉल्यूम लिखना है, तो एरिया इंटू क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी बनेगी, वो बनेगी 2r, तो यहां पर लिख देंगे 2r, और डिवाइडेड बाय में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। सॉल्व कर देंगे, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से E जो निकल के आएगा इनसाइड पॉइंट पर, यहां से जो E इनसाइड निकल के आएगा ये वैल्यू कितनी होगी, तो E इनसाइड की वैल्यू निकल के आएगी रो r डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट, ये इनसाइड पॉइंट पर निकल के आएगा। तो देखो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, स्मॉल r के बराबर आ रहा है। अगर यही सरफेस पर चले जाएं, एट सरफेस, तो अगर सरफेस पर हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, यहां से देख सकते हैं एक बार दोबारा से, सरफेस पर जाएंगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, d/2 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, d/2 लिखी गई है। तो यही फार्मूला अगर हम लोग दोबारा अप्लाई करते हैं, मतलब गॉस थ्योरम, तो क्या निकल के आएगा, 2E इंटू ए लिखा जाएगा, यहां पर रो लिखेंगे, a लिखा जाएगा, इंटू r की वैल्यू क्या होगी, तो r की वैल्यू अब इसके बराबर, यहां 2r था, 2r का मतलब क्या, यहां से यहां तक की डिस्टेंस वो क्या हो जाएगी, d हो जाएगी, क्योंकि टोटल d ही थिकनेस है, और डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। तो सरफेस पर देखो E की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये से ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस हम लोगों ने एज्यूम की है, तो ये बन जाएगा रो डिवाइडेड बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में d बनेगा। इस तरह से वैल्यू लिखी जा सकती है। ठीक, अब अगर आगे बात करें तो यहां पर ये तो कांस्टेंट आ गया, आउटसाइड अगर कोई पॉइंट हो, आउटसाइड द प्लेन, अगर प्लेन के आउटसाइड अगर कोई पॉइंट होगा तो क्या होगा, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या लिख सकते हैं, यहां से फिर से वही लिखेंगे 2E इंटू ए, क्योंकि गॉसियन सरफेस जब अब लिया जाएगा तो कुछ ऐसा होगा, गॉसियन सरफेस बाहर यहां पर ये गॉसियन सरफेस बनेगा, अभी भी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है मान लेते हैं, ये भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए रखा है, ठीक है, तो ये ए वैल्यू लिख रखी है, तो 2 इंटू ई बनेगा, यहां से इज इक्वल टू लगा करके लिखेंगे वैल्यू, तो दूसरा क्या आगे लिखा जा सकता है, तो रो इंटू में क्या लिख सकते हैं, यहां से एरिया इनटू में क्या लिखा जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस वही लिखी जाएगी जितने में चार्ज होगा, तो चार्ज तो सिर्फ सिलेंडर वाले पोर्शन में है, बाकी का जो ये पोर्शन है और ये पोर्शन यहां तो कोई चार्ज होगा नहीं, तो यहां पर वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, तो ये वैल्यू लिखी जाएगी बाहर वाले पॉइंट के लिए 2, यहां पर हम लोग लिखेंगे d और डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट, तो ई जो आउटसाइड आएगा, आउटसाइड द सरफेस आएगा, वो भी वैल्यू किसके बराबर बनेगी, रो इंटू में d डिवाइडेड बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट बनेगी, मतलब सरफेस के बाद ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कैसा होगा, तो ये बना है हमारे पास प्लेन, ये प्लेन बना है, ठीक है, और ये प्लेन की एक्सेस बनाई गई है, ये कुछ इस तरह की है, ये प्लेन की एक्सेस है यहां से, और यहां पर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं इसका। देखते हैं, तो इधर होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर होगा स्मॉल r जो कि डिस्टेंस दी गई है। तो अगर इधर स्मॉल r की डिस्टेंस हम लोग लिख रहे हैं तो क्या होगा, सरफेस से बढ़ेंगे तब तो लीनियरली बढ़ेगा, ये इन पॉइंट्स को नीचे की तरफ बढ़ा देते हैं, तो यहां से लीनियरली बढ़ेगा, उसके बाद कांस्टेंट होगा, इधर लीनियरली बढ़ेगा, उसके बाद कांस्टेंट होगा, ये डिस्टेंस d/2 है और इधर डिस्टेंस भी कितनी है, d/2 है। इसका मतलब यहां इसका जो थिकनेस दे रखी है इस प्लेन की वो d दे रखी है। तो जब कभी भी प्लेन लिखा जाता है प्लेन के लिए तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनाया जाता है, और जहां पर रो जो लिखा गया था वो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी। तो ये ग्राफ हो गया कि अगर यूनिफॉर्मली वॉल्यूम चार्ज प्लेन होता है तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं, तो उसके डेरिवेशन भी यहां किए गए, और वैल्यू जो निकल के आएंगी वो कितनी निकल के आएंगी और उनका ग्राफ कैसे खींचा जाएगा वो भी बता दिया। आगे बात करते हैं कि अगर कोई सरफेस होती, चार्ज सरफेस होती है, तो उसमें अगर कोई चार्ज कंसीडर किया जाए चार्ज सरफेस के ऊपर, तो बाकी के बचे हुए चार्जेस कितना फोर्स लगाते हैं उसकी वैल्यू हम लोग यहां पर डिराइव करना चाहते हैं, मतलब उसका फार्मूला हमें डिराइव करना है। तो मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है चार्ज,
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर ये कंडक्टर होगा तो चार्ज इसके वॉल्यूम में तो होगा नहीं, सरफेस पर ही होगा, चार्ज सरफेस पर होगा। और सरफेस पर चार्ज होगा तो यहां पर अगर हम लोग कोई छोटा सा पॉइंट लें, छोटा सा भाग लिया जाए, बहुत छोटा सा, ये इतना पोर्शन लिया जाए, सिर्फ ये इतना पोर्शन लिया जाता है। तो अगर इतना पोर्शन लिया जाता है जिसके ऊपर जो चार्ज लिखा जाता है, इसके लिए अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डिफाइन की जाती है तो इस पर जो चार्ज लिखा जाएगा सिग्मा इंटू ds लिखा जाएगा, सिग्मा इंटू डी लिख लेते हैं। तो सिग्मा इंटू डी अगर इसका एरिया डी होगा, इसको बाहर बना लेते हैं अलग से, कुछ इस तरह का होगा ये। इधर एन कैप बनेगा इस सरफेस के ऊपर और इसका जो चार्ज लिखा जाएगा डी क्यू, दैट विल बी सिग्मा इंटू डी ए। कुछ इस तरह से लिख पाएंगे हम लोग। अब पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई सरफेस होती किसी कंडक्टर की, तो जितने भी चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो उसकी सरफेस पर हो या कोई बाहर, मान लो पॉइंट ले लिया जाए, बाहर भी अगर कोई क्यू चार्ज रखा गया हो, तो सबकी वजह से जो इसकी सरफेस पर जो फील्ड बनता है उसकी वैल्यू हम लोगों ने लिखना सीखा था। वो क्या होता था, सरफेस के परपेंडिकुलर लिखा जाता था। अगर ये एन कैप की डायरेक्शन तो एन कैप में लिखा जाता था। तो यहां पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, जो ई नेट लिखा जाता था सरफेस पर, उसकी वैल्यू लिखी जाया करती थी सिग्मा डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट एन कैप लिखते थे हम लोग, याद होगा, ठीक है। तो अगर ये इतनी वैल्यू लिखी जाती थी नेट, मतलब अगर कोई बाहर भी चार्ज प्रेजेंट है, सरफेस पर भी चार्जेस, कई सारे चार्जेस प्रेजेंट है, खूब सारे, तो उन सबकी वजह से जो उसके किसी एक पॉइंट पर अगर हम फील्ड लिखते थे सरफेस पर, तो वो वैल्यू कितनी लिखी जाती, सिग्मा डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप लिखा जाता था। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इधर जो चार्ज दिया गया था, ये छोटा सा जो चार्ज दिया गया था, अगर इसके तुरंत बाहर बात की जाए, जैसे डीक्यू चार्ज है, इस डीक्यू चार्ज के तुरंत बाहर वाले पॉइंट को हम अगर देखें तो तुरंत बाहर जो पॉइंट होगा वहां पर जो फील्ड लिखी जाएगी ई, किसकी वजह से, तो ये लिखा जाएगा सिग्मा डीए की वजह से जो फील्ड लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा। तो ये बहुत पास में अगर पॉइंट होगा तो इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए जो फार्मूला वैलिड वो लगा सकते हैं, वो होता सिग्मा डिवाइडेड बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पर क्या लिखा जाएगा, एन कैप लिखा जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी सरफेस के परपेंडिकुलर। तो नेट फील्ड उतना है और ये जो छोटा सा पार्ट यहां पर लिया गया जिस पर चार्ज डीक्यू है, उसका फील्ड इतना बन रहा है, तो बाकी के रिमेनिंग जो होंगे चार्जेस वो कितना फील्ड बनाएंगे, तो यहां से लिख सकते हैं ई रिमेनिंग, तो ई रिमेनिंग बनाएंगे ई नेट माइनस ई, किसकी वजह से, डीक्यू जो चार्ज लिया गया है उसकी वजह से। तो ई नेट कितना हमारे पास, सिग्मा डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट एन कैप है, और साथ में अगर माइनस करेंगे तो वो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो सिग्मा डिवाइडेड बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में एन कैप लिखा जाएगा। तो रिमेनिंग जो यहां से फील्ड निकल के आएगा दैट विल बी सिग्मा डिवाइडेड बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप होगा। ये हो जाएगा ई रिमेनिंग चार्जेस की वजह से। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखते हैं। तो किसी कंडक्टर की सरफेस के ऊपर चार्ज प्रेजेंट हो या उसके अगल बगल कुछ चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, उन सब की वजह से जो फील्ड बनता है सरफेस के पास में वो लिखा जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पिछली क्लास में हम लोगों ने डेराइव किया था। अब क्या है, छोटा सा चार्ज लिया गया यहां पर डीक्यू, जिसके ऊपर फोर्स निकालना चाहते हैं बाकी चार्जेस की वजह से। तो यहां पर F इक्वल टू क्यू फार्मूला हम तभी लगा पाएंगे जब F इक्वल टू क्यू में ई जो होगा वो क्या हो, उसके अंदर वो पूरा चार्ज रखा गया हो। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए जब कैलकुलेशन की जा रही होगी तो यहां पर जो ई रिमेनिंग निकल के आया है, ये कहां निकल के आया है, आउटसाइड पॉइंट के लिए निकल के आता है। और F इक्वल टू क्यू ई हम लोग तभी लगा पाते हैं, यहां पर अगर फील्ड मान लो कुछ दिया गया, कुछ इस तरह का फील्ड है, ये फील्ड ई दिया गया, चार्ज यहां पर क्यू रखा गया, तो इस पर F की वैल्यू क्यू इंटू ई लिखी जाया करती थी। तो ये फार्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब उस चार्ज के ऊपर भी ई हो और उसके नीचे भी ई हो। अब देखना है कि इसके सरफेस के नीचे ई होगा या नहीं होगा। तो अगर सरफेस के नीचे ई की बात करें तो ये हमारे पास यहां डी क्यू बना हुआ है, इसकी वजह से जो यहां फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा, तो सिग्मा डिवाइडेड बाय में बनेगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये एन कैप की जगह पर अब की बार में लिखा जाएगा माइनस एन कैप, ई जो लिखा जाएगा छोटा सा। लेकिन अगर किसी कंडक्टर के अंदर की बात करते हैं तो कंडक्टर के अंदर जो नेट फील्ड होता है वो तो जीरो लिखा जाता है, क्यों, जो अंदर होता है वो जीरो होता है, तो यहां से फील्ड भी जीरो निकल के आता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो अगर अंदर नेट फील्ड जीरो है, ये क्या है, ये नेट फील्ड जीरो है, और ये छोटे से डीक्यू की वजह से जो फील्ड होगा अंदर वो बनेगा। तो अगर यहां से ई निकाला जाए कि ई जो बनेगा बाकियों की वजह से, तो ई जो यहां पर रिमेनिंग बनेगा,
रेस्ट चार्जेस की वजह से जो बनेगा वो कितना लिखा जाएगा, तो वो लिखेंगे टोटल है 0 माइनस कितना, इसमें से माइनस करेंगे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस एन कैप, तो ये वैल्यू फिर से कितनी निकल के आएगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में एन कैप निकल के आएगा। तो ये रेस्ट चार्जेस की वजह से इतना बन रहा होगा। चलो ये भी ठीक समझ में आ रहा है। अब हमें करना क्या है, पता ये चल गया कि जो आउटसाइड पॉइंट होगा और जो इनसाइड पॉइंट होगा वहां पर जो फील्ड है वो वैल्यू सेम रखता है और दोनों की डायरेक्शन भी एक ही, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर भी वैल्यू लिखी गई सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, एन कैप यहां भी, एन कैप वहां पर भी है, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। तो अब ये तो कह सकते हैं कि जो डीक्यू चार्ज होगा उसे किस में रखा गया है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट में रखा गया है, क्योंकि इसके ऊपर भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके नीचे भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो ओवरऑल ये वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे फोर्स, तो छोटा सा फोर्स अगर डीएफ लिखा जाए, ठीक है, डीएफ क्या है, फोर्स ऑन चार्ज डीक्यू, ठीक है, चार्ज डीक्यू पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लिखा जा सकता है, तो डीएफ लिखा जा सकता है डीक्यू इनटू में क्या लिख देंगे, इनटू में लिखा जाएगा ई, तो डीक्यू को लिखा जा सकता है सिग्मा इनटू डीए और ई की वैल्यू हम लोग यहां कैलकुलेट कर ही चुके हैं, कितनी निकल के आई, तो ऊपर लिखें चाहे नीचे, मतलब टोटल फील्ड जो बन रहा है वो कितना, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर भी है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे भी, जैसे यहां ई ऊपर भी था नीचे भी था, मतलब उसके चारों तरफ ई में फैला हुआ था, ई फैला हुआ था। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पर एन कैप लिख दिया जाएगा। तो यहां हो गया डीएफ। अगर हम लोग डीएफ डिवाइडेड बाई क्या निकाल लेते हैं, डीए निकालते हैं, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो इसे लिख देंगे सिग्मा स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और ये क्या बन जाएगा, एन कैप बन जाएगा। यहां पर जो लिखा गया डीएफ बाई डीए ये प्रेशर ही तो है, तो प्रेशर की वैल्यू जो निकल के आती है सिग्मा स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट निकल के आता है। तो डेरिवेशन हमारा था फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, तो चार्ज कंडक्टर पर जो फोर्स काम करता है वो यहां से लिख सकते हैं, डीएफ की जो वैल्यू लिखी जाएगी दैट विल बी सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में अगर यहां छोटा सा एरिया लिया जाए डीए तो ये इतनी वैल्यू फोर्स की लिखी जा सकती है। तो ये फार्मूला निकल के आता है। तो इस फार्मूले में क्या क्या अजम्पशन यहां पर लिए गए हैं, ध्यान रखेंगे कि जब भी कभी F इक्वल टू क्यू लगाया जाता है तो क्यों उस चार्ज में ई जो होगा वो चारों तरफ ही सेम सेम रहना चाहिए। तो बाहर भी फील्ड निकाला निकल के आया, अंदर फील्ड निकाला निकल के आया, दोनों वैल्यू अगर सेम सेम है तो यहां पर हम लोगों ने फार्मूला अप्लाई किया F इक्वल टू क्यू और वहां से निकाला डीएफ बाई डीए जो यहां पर है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया जो निकल के आया है वो निकल के आया सिग्मा स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला निकल के आता है। तो ध्यान रखेंगे, पूछा भी गया है जेईई एडवांस में। आगे दिया गया है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू हॉल्स ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस आर कैरिंग अ चार्ज क्यू। ये यहां पर फिगर है, ऐसा कुछ ऐसा फिगर दिया गया है, ये सपोज कुछ ऐसा फिगर दिया गया है और इसकी वजह से हमें बताना है, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसको दो अलग अलग पार्ट में काट रही होगी। ये एक लाइन ड्रॉ कर दी गई। अब दो आधे आधे स्फेयर हो गए, यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दी गई। अब ये आधे आधे स्फेयर हो गए। अब ये एक स्फेयर दूसरे स्फेयर पर कितना फोर्स लगाएगा इसकी वैल्यू हमें बतानी है, इसी को लिखते हैं बस। तो दो अलग अलग पार्ट बन गए, एक ये पार्ट बन गया हमारे पास, एक पार्ट ये बन गया दूसरा। तो पहला दूसरे पर कितना फोर्स लगाएगा इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो पर यूनिट एरिया कितना फोर्स लगता है, तो अभी हम लोगों ने देखा dF बाई डीए की जो वैल्यू लिखी जाती है दैट इज सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 एप्सिलॉन, सिग्मा स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से एक बार देख लेते हैं, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर dF बाई डीए की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट लिखी जाएगी। तो क्या करना होगा, इसको लगा तो कई तरीके से सकते हैं, लेकिन जो एक सबसे आसान सा तरीका है वो यहां से है कि अगर यहां एक छोटी सी रिंग ली जाए, क्योंकि हम लोग क्या है, अगर कंडक्टर है तो ये स्फेरिकल सेल जैसा होगा, ट्रीट करेंगे इसे। यहां से जो ये कुछ इस तरह का बनेगा, ये यहां से सीधी लाइन ड्रॉ की जाएगी और यहां से यहां जो लिखा जाएगा, अगर ये आर रेडियस है, यहां एंगल थीटा बन रहा है और ये छोटा सा एंगल बन रहा है दैट इज डी थीटा। तो यहां से इसकी थिकनेस क्या लिखी जाएगी, आर डी थीटा लिखी जा सकती है। अगर ये आर होगा तो मान लेते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, स्मॉल आर दे रखी है। तो क्या लिख सकते हैं इसका एरिया, क्योंकि डीए तो हमें लिखना होगा मल्टीप्लाई कराने के लिए फोर्स।
तो अगर डी ए लिखा जाए तो लिख सकते हैं, रिंग का एरिया लिखना आता है 2 पाई आर, तो आर रेडियस तो 2 पाई आर, इंटू में क्या लिखा जाता है डी आर, तो 2 पाई आर इंटू थिकनेस, थिकनेस क्या हो जाएगी आर डी थीटा हो जाएगी। डेरिवेशन हम लोग कई बार कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, स्मॉल आर जो होगा, तो अगर ये आर दिया गया है थीटा है तो सामने वाली वैल्यू क्या बन जाएगी आर साइन थीटा, आर साइन थीटा बन गया। यहां आर डी थीटा लिखा गया है, तो जो डी ए की वैल्यू निकल के आएगी वो किसके बराबर होगी, तो डी ए इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, ये वैल्यू लिखी जाएगी 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा, और यहां लिखा जाएगा डी थीटा, ये वैल्यू आ गई डी ए की। और अगर डी ए की वैल्यू एक बार हमें मिल गई तो फोर्स हम निकाल सकते हैं, तो फोर्स लिखा जाए तो कितना लिख सकते हैं, डी एफ इज इक्वल टू लिखा जाएगा, पर यूनिट एरिया कितना फोर्स काम करता है तो उसकी वैल्यू हम लोगों को पता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट काम करता है। ठीक है, इन्होंने इस बार सिग्मा टोटल दिया नहीं है, क्यों दे रखा टोटल चार्ज, तो सिग्मा को लिख लेंगे, क्यों डिवाइडेड बाय में 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो अभी सिग्मा लेकर के चलते हैं, लास्ट में जब रिजल्ट आएगा तो सिग्मा को रिप्लेस कर देंगे यहां से, तो यहां लिखा जाएगा डी ए, वैल्यू रखते हैं तो सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, डी ए की वैल्यू क्या निकल के आई है, तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा निकल के आएगा, और ये वैल्यू निकल के आएगी डी एफ की। ठीक है, अब यहां पर जो हम लोगों ने रिंग कंसीडर की है उसमें जो फोर्सेस काम कर रहे हैं उनके कंपोनेंट देखने की जरूरत है, कि सारे कंपोनेंट्स जो यहां पर फोर्स लगाएंगे, जैसे यहां पर ये जो रिंग कंसीडर की जा रही है कुछ इस तरह की रिंग है, कुछ इस तरह की रिंग कंसीडर की जा रही है, तो यहां पर सरफेस पर एक यहां पॉइंट मिलेगा ऐसा जिस पर चार्ज होगा डी क्यू, एक यहां पर पॉइंट मिलेगा इस सरफेस के ऊपर जहां चार्ज होगा डी क्यू। तो अगर ये जो चार्जेस दिए गए हैं इन पर जो फोर्स लगेगा वो तो सरफेस से आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा डीएफ, तो इस डीएफ के 2 कंपोनेंट लिखे जा सकते हैं, ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना बनेगा थीटा, इसे लिखेंगे डीएफ तो ये लिखा जाएगा कॉस थीटा, ऊपर लिखा जाएगा तो लिखेंगे डीएफ साइन थीटा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहां पर भी ऐसा एक डीएफ बनेगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा थीटा होने की वजह से डीएफ कॉस थीटा, और डाउनवर्ड क्या बनेगा डीएफ साइन थीटा। एक बात यहां से कॉमन निकल के आ रही है कि जो साइन थीटा वाले कंपोनेंट है वो अपोजिट और इक्वल होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, डीएफ कॉस थीटा जो निकल के आ रहा है वो नेट फोर्स होने वाला है क्योंकि राइट साइड में होगा, तो यहां पर जो पहला वाला आधा स्फीयर होगा दूसरे वाले पर जो फोर्स लिखा जाएगा वो डीएफ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन लिखा जाएगा। तो अगर हम लोग यहां से वैल्यू निकालें तो क्या निकालेंगे, जो नेट फोर्स लग रहा होगा एफ की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इंटीग्रेशन डी एफ, यहां पर क्या लिखा जाएगा कॉस थीटा। अब डीएफ की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, वो रख देते हैं, क्या लिखेंगे सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू कैंसिल भी करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं, क्या क्या बनेंगी, इसे 2 से 2 को कैंसिल करवा देते हैं, यहां बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय में बन जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट, पाई कैपिटल आर स्क्वायर बन जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर बन जाएगा, साइन थीटा बनेगा और कॉस थीटा भी कंपोनेंट का आया है, डी थीटा बन जाएगा। ठीक है, और यहां पर 2 लिखें तो यहां 2 लिखा रहने देते हैं अभी के लिए, साइन 2 थीटा का फार्मूला बना लेंगे, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, थीटा की लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, वापस चलते हैं फिगर पर, तो थीटा की लिमिट कहां से लगेगी, यहां चलना शुरू होगा, थीटा यहां तक जाएगा, आधे ही स्फीयर का तो लिखना है, तो थीटा की वैल्यू 0 से लगा करके पाई बाई 2 तक लिख देंगे, तो 0 से लगा करके पाई बाई 2 निकल के आएगी। तो इसे क्या लिखेंगे, जो कांस्टेंट बाहर निकाल लो, तो वो वैल्यू बाहर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, सिग्मा स्क्वायर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन में कौन जाएगा साइन 2 थीटा डी थीटा, 0 से लगा करके पाई बाई 2 तक लिमिट जाएगी, सॉल्व कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो साइन 2 थीटा होगा तो ये वैल्यू लिखी जाएगी सिग्मा स्क्वायर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय में 2 बनेगा, और यहां 0 से लगा करके पाई बाई 2 की लिमिट लगाएंगे, तो यहां से फोर्स की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी सिग्मा स्क्वायर पाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय में क्या बनेगा 2 एप्सिलॉन नॉट,
और ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो यहां पर अगर हम π/2 रखेंगे तो π/2 रखेंगे, देखो 2 से 2 कटेगा, cos π बनेगा, तो -1 है ही, और ये cos π की वैल्यू -1 बनेगी, डिवाइडेड बाई में 2 बनेगा, क्योंकि माइनस तो पहले से था, माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस अब प्लस बन जाएगा, 0 रखेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी आधा, तो ये क्या है, आधा आधा 1 बन जाएगा, तो यहां से f की वैल्यू क्या निकल के आएगी, सिग्मा स्क्वायर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में बनेगा 2 एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो देखो पाई आर स्क्वायर को अलग रख दो, 2 एप्सिलॉन नॉट को अलग रख दो, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, वो होगी क्यू डिवाइडेड बाई में 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 4, तो ये बन जाएगा 16 पाई आर स्क्वायर, मतलब आर की पावर 4 बनेगा, क्योंकि स्क्वायर भी तो करना है। तो यहां से जो वैल्यू है सारी कैंसिल होने के बाद क्या मिल रहा है हमें, आर आर ये ऐसा, तो ये बनेगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 16 का डबल ये 32 हो जाएगा, यहां पर बनेगा पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा आर स्क्वायर। तो एक आधा स्फेयर जो यहां पर था, दूसरे आधे स्फेयर पर जो फोर्स लगाएगा वो कितना लिखा जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हमारे पास निकल के आएगा। और यहां पर हम लोगों ने अभी कैलकुलेशन की कि पर यूनिट एरिया कितना फोर्स काम कर रहा होगा, दैट विल बी सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हम लोगों ने प्रॉपर डेरिवेशन भी किया, और ये है फील्ड किसका, वॉल्यूम चार्ज अगर कोई प्लेन होता है तो उसका फील्ड कैसे लिखा जाता है, उसके लिए ग्राफ है ये। पॉइंट्स निकाले गए कि रो आर डिवाइडेड बाई में एप्सिलॉन नॉट, यहां पर रो डी डिवाइडेड बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सरफेस पर भी होती है, आउटसाइड पॉइंट पर रहती है क्योंकि कांस्टेंट रहती है ये वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम लोगों ने सिलेंडर अगर हो यूनिफॉर्मली चार्ज होता जिसकी सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दे रखी होती, तो उसके लिए हम लोगों ने डेरिवेशन किए। यहां पर हम लोगों ने अगर कोई सॉलिड स्फीयर होता है जो यूनिफॉर्मली चार्ज होता है तो उसके लिए डेरिवेशन किया। तो गॉस थ्योरम के जो बचे हुए डेरिवेशन थे, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम के, वो हम लोगों ने आज की क्लास में डेराइव कर लिए हैं। अगली क्लास में हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे एक नए तरीके से, जो होगा कॉन्सेप्ट सॉलिड एंगल का। तो अगली क्लास में हम लोग सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और बाकी जेई मेन और एडवांस के जो PYQs बचे हुए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर स्विच कर जाएंगे। तो ये आज की क्लास थी। आज की क्लास में हम इन सारी चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। अगली क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग बात कर रहे होंगे सॉलिड एंगल के बारे में। तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।